नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के दूसरे एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। मेरा नाम श्रुति है और यह घटना मेरे मामा जय प्रताप सिंह तोमर के साथ घटी थी। यह उस समय की बात है जब मेरे मामा इंदौर में नौकरी किया करते थे। गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले वह एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करते थे। उनका एक दोस्त था जो उन्हीं के साथ वहां काम करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। मामा बताते हैं कि एक दिन जैसे वह हर रोज ऑफिस जाते थे, उस दिन भी ऑफिस गए थे। जब वे ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त, जिसका नाम निखिल था, ने उनसे कहा, यार तू कभी मेरे घर नहीं चलता, लेकिन इस बार तुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी है। उस समय मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे मामा इकलौते बेटे होने के कारण नाना के साथ रुकने गए थे। मामा ने निखिल से कहा, भाई मैं अभी नहीं आ सकता लेकिन बाद में जरूर आऊंगा। वह थोड़ा नाराज हुआ लेकिन फिर मान गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया लेकिन मामा निखिल के घर नहीं जा सके। इसी बीच मामा के दोस्त ने भी ऑफिस छोड़ दिया था क्योंकि उनका एक बच्चा हो गया था। मामा ने निखिल से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका नंबर हमेशा बंद मिलता था। इंदौर में जहां मामा का दोस्त रहता था, मामा वहां भी गए तो उसके रूममेट से घर का एड्रेस मिल गया और मामा ने वहां जाने का फैसला किया। मामा निकल पड़े मध्य प्रदेश के एक गांव की तरफ जिसका नाम बिटरवार था। मामा को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जिस जगह उन्हें बस ने उतारा था वह इलाका सुनसान था। थोड़ा चलने पर मामा को एक आदमी मिला। उसे देखकर उनकी जान में जान आई, लेकिन पास जाते जाते मामा को अजीब सा डर महसूस हुआ। पास जाकर देखा तो वह आदमी उनका दोस्त निखिल था। मामा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, अरे निखिल, तू यहां कैसे? तो निखिल ने बताया, तेरे आने की खबर मुझे रवि ने दे दी थी। रवि मेरा रूममेट था जिससे तुझे मेरा एड्रेस दिया था। फिर निखिल बोला, चल घर चलते हैं। मामा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मामा ने पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आ रहा हूं? निखिल ने बात काटते हुए कहा, यह सब छोड़, तू बता अपने बारे में क्या हाल है। और फिर बातों बातों में मामा भूल ही गए कि निखिल वहां कैसे आ गया था। कुछ दूर जाने पर मामा ने कहा, यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। अभी तेरा घर और कितनी दूर है? कोई छोटा रास्ता नहीं है क्या? निखिल ने कहा, छोटा रास्ता है लेकिन वह कच्चा रास्ता है जो खेतों के बीच से जाता है और वह बहुत खतरनाक है। मामा बोले, यार तू कैसी बातें करता है, डरावना कुछ नहीं होता। और मामा अपनी जिद पर अड़ गए उसी रास्ते से जाने के लिए। आखिरकार दोनों उसी कच्चे रास्ते से होते हुए चलने लगे। लेकिन वहां से जाते हुए मामा को बहुत डर सा लग रहा था क्योंकि वह अपने दोस्त को बार बार देख तो रहे थे पर उनका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब उनको उसका चेहरा तो दिखाई दे रहा था लेकिन उनके दिमाग में उसके चेहरे की तस्वीर नहीं बन पा रही थी। अब वह दोनों चल ही रहे थे कि मामा को लगा कि उनके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक से चलते चलते निखिल ने भी बोलना बंद कर दिया। वह बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे कि कोई जिंदा नहीं हो। अब और भी साफ साफ सुनाई देने लगा था कि कोई और भी उनके साथ साथ चल रहा है। तभी एक बहुत बड़े पेड़ के सामने पहुंचकर मामा का दोस्त गायब हो गया। मामा ने देखा कि उनके सामने जो पेड़ था उस पर एक औरत बैठी हुई थी। ये देख के मामा बहुत डर गए और डर के मारे वहीं जम गए। पलक झपकते ही वह औरत पेड़ से उतरकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था, लेकिन उस बच्चे का सिर नहीं था। ये देख के मामा वहीं बेहोश हो गए। कुछ टाइम बाद जब मामा को होश आया तो उनका वह दोस्त उनके सामने खड़ा था। मामा ने पूछा, तुम कहां चले गए थे? मैंने उस पेड़ पर एक औरत को देखा था जिसने एक बच्चा लिया हुआ था। मामा बहुत थके हुए थे
और बहुत डरे हुए भी थे। उनके दोस्त ने उनकी बात काटते हुए कहा, यह सब छोड़, तुम इतने लंबे सफर से आए हो, तुम थक गए होगे, चलो घर चलते हैं। मामा को पता नहीं क्या हो गया था कि वह भी उसके साथ चल दिए। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मामा को फिर से लगने लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। इस बार मामा उस औरत को साफ साफ देख पा रहे थे, वह निखिल के साथ साथ ही चल रही थी। उसने अपना पल्लू सिर पर डाला हुआ था, इसलिए उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। मामा में अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, वह बस चुपचाप चले जा रहे थे और मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर मामा ने देखा कि अब वह बच्चा जो पहले उस औरत के हाथ में था, अब उनके दोस्त के कंधे पर बैठा हुआ था। यह देख के तो उनके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। मामा मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, आज पक्का मारा जाऊंगा। हजारों ख्याल एक साथ उनके दिमाग में आ रहे थे और वह अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जो बच्चा अभी तक उसके कंधों पर बैठा था, अब उसके हाथ नीचे लटक रहे थे, इतने लंबे कि वह जमीन तक पहुंच रहे थे। मामा ने हिम्मत करते हुए ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि उसका सिर कटा नहीं था, बल्कि वह गर्दन से पीछे की तरफ लटक रहा था। मामा बस बेहोश होने वाले थे, तभी वह चिल्लाए, निखिल, देख तेरे कंधों पर कौन बैठा है। लेकिन तभी मामा ने देखा कि निखिल का तो कोई चेहरा ही नहीं था। मामा उसी वक्त वहां से भागे और तब तक भागते रहे जब तक उन्हें लाइट नहीं दिखाई दी। भागते भागते उन्हें लग रहा था कि कोई उनके साथ साथ भाग रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मामा भागते भागते एक गांव की तरफ आ गए और कुछ लोगों के पास पहुंचकर रुके। उनके पास पहुंचते ही मामा बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि निखिल और उसकी पत्नी और उनका 2 महीने का बच्चा मर गए थे। मामा ने पूछा, कैसे? तो उन्होंने बताया कि एक दिन उनका बच्चा बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसे शहर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वह लोग खेतों के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन वहां से जाते हुए रास्ते में एक बिजली का खंभा टूट गया और बिजली का तार उन पर गिर पड़ा और उन तीनों की वहीं मौत हो गई। ये सुनकर मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें समझ में आ गया कि रात को जो उनके साथ था वो उनका दोस्त निखिल नहीं, उसका भूत था। मामा ने अपने दोस्त को खो दिया था और वो वापस अपने घर आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी को पहचानते हैं, लेकिन असल में वो कोई और हो सकता है। मृतकों की आत्माएं उन स्थानों पर अक्सर भटकती रहती हैं जहां वे कभी थे, और हमें उनके साथ रहने से बचना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी, अब मैं जो घटना आपको बताने जा रही हूं वह बिल्कुल सच है और यह मुंबई में हुई थी। यह घटना मेरी दोस्त की आंटी के साथ घटी थी। आंटी एक शादी में गई हुई थी जो कि जहां वह रहती हैं वहां से कुछ 4-5 स्टेशन की दूरी पर थी। शादी से वापस आते हुए उन्हें बहुत देर हो गई थी। वह लास्ट लोकल ट्रेन में बैठ गई क्योंकि वह आखिरी ट्रेन थी, इसीलिए वह पूरी खाली थी। सिर्फ आंटी ही अकेली उसमें बैठी हुई थी। लेकिन फिर अगले स्टेशन पर एक औरत उस ट्रेन में चढ़ गई। आंटी ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। वह बहुत सजी धजी हुई थी, सिर से लेकर पैरों तक सजी हुई थी, किसी दुल्हन की तरह। आंटी उस ट्रेन में अकेली थी, इसीलिए वह औरत भी उन्हीं के पास आकर बैठ गई। साथ बैठते हुए उन्होंने एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें की। बात खत्म हुई तो दोनों अपनी अपनी खिड़कियों में देखने लगे। आंटी अपनी साइड वाली खिड़की में देख रही थी और वह दूसरी औरत अपनी विपरीत साइड वाली खिड़की में देख रही थी। आंटी बीच बीच में उस औरत की तरफ भी देख रही थी। तभी आंटी की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा तो वह बहुत डर गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो उस औरत की पैरों की उंगलियां थीं, लेकिन अचानक से उसकी उंगलियां गायब हो चुकी थीं। उन्होंने देखा कि उसके पैरों का पिछला हिस्सा सामने की तरफ था। यह देखकर वह बहुत डर गईं। उन्हें समझ में आ गया कि वह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। उनकी नजरें अब भी उसके पैरों पर ही थीं, लेकिन तभी वह औरत बहुत गुस्से से आंटी की तरफ मुड़ी और आंटी को घूरने लगी। आंटी ने जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। ऐसा करते ही वह औरत चलती ट्रेन से कूद गई। ये सब देखकर आंटी इतनी डर गईं कि वह अगले स्टेशन पर ही उतर गईं और वहां जो पुलिस वाले थे
उन्हें सब कुछ बता दिया। आंटी ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि वह उन्हें उनके घर तक छोड़ दें। उनकी हालत देखकर पुलिस कांस्टेबल उन्हें उनके घर तक छोड़ने आए। उस रात के बाद से आंटी ने देर रात अकेले सफर करने से तौबा कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अजनबी और अनजानी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो दिखने में बिल्कुल आम लगती हैं, पर असल में वे कुछ और होती हैं। हमें रात के अकेले सफर में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमेशा हमारी आंखों और दिमाग पर निर्भर करती है। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम अमन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल सच्ची है और यह लगभग 20 साल पहले की बात है। मेरे पापा के एक चचेरे भाई हैं जिनका नाम मनोज है। मनोज उस समय जवान थे और रात रात भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। एक रात करीब 2 बजे के बाद अपने दोस्तों से विदा लेने के बाद वह अपनी बिल्डिंग के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और सिगरेट पीने लगे। तभी एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ था और अपनी गोद में एक बच्चा लिया हुआ था, मनोज से आकर बोली, भैया, मुझे जरा बाथरूम जाना है, क्या आप मेरे बच्चे को संभाल लेंगे? मनोज ने शराब पी हुई थी और वह नशे में भी थे, इसलिए उस समय उन्हें ज्यादा कुछ नहीं सूझा। नशे में न होते तो शायद इतनी रात को बच्चे के साथ किसी औरत को देखकर वह जरूर सोचते कि यह यहां क्या कर रही है। उन्होंने बच्चे को ले लिया और वह औरत पास के एक पब्लिक टॉयलेट में चली गई। बहुत देर हो गई, लेकिन वह औरत वापस नहीं आई और साथ ही मनोज को महसूस होने लगा कि वह बच्चा जो उसने गोद में लिया हुआ था वह साइज में थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसका वजन भी बढ़ गया है। मनोज को लगा कि शायद नशे की वजह से उसे ऐसा वहम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे का वजन और बढ़ता चला गया। अचानक मनोज का माथा ठनका। उसने सोचा कि उस औरत को गए काफी वक्त हो चुका है और साथ ही यह बच्चा भी कुछ अजीब है। उन दिनों शहर में बहुत ज्यादा क्राइम था और गुंडागर्दी रहती थी, इसलिए एक औरत का इस तरह रात में अकेला निकलना और भी ज्यादा खतरनाक था। मनोज उठा और उस टॉयलेट की तरफ चल दिया जहां वह औरत गई थी और उसके बाहर जाकर उस औरत को आवाजें लगाने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी गोद में जो बच्चा था वह कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था और उसके पैर भी बहुत लंबे हो गए थे, इतने लंबे कि वह नीचे जमीन को छू रहे थे। वह समझ गया कि वह औरत और यह बच्चा जरूर कोई छलावा है। उन्हें अपने दादाजी की बात याद आ गई कि अगर कोई छलावा हम पर चढ़ जाए या हमने उसे पकड़ लिया हो तो उसे जोर से जमीन पर पटक देना चाहिए और फिर भाग जाना चाहिए। मनोज ने ठीक वैसा ही किया। हाथ में पकड़ी उस चीज को जोर से जमीन पर पटका और तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बाईं तरफ गई। उसने देखा कि वही बुर्का पहने वाली औरत उनकी बिल्डिंग के सामने खड़ी है और ठीक उनकी बिल्डिंग जितनी लंबी हो चुकी है। वह बिल्डिंग कुछ 15 मीटर ऊंची थी और वह औरत भी उतनी ही लंबी हो चुकी थी। यह देखकर मनोज के तो होश ही उड़ गए और वह बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ भागने लगा, जिस तरफ उनका घर था। वह भागते भागते हमारे घर पहुंचा। उस समय तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। घर पर सभी ने उनसे पूछा, क्या हुआ है, इतना डरे हुए क्यों हो? मनोज ने सब कुछ बता दिया। इसके बाद मनोज को 3 हफ्तों तक बहुत तेज बुखार आया और वह बिस्तर पर ही पड़े रहे। उस रात के बाद से मनोज ने शराब, सिगरेट और आवारागर्दी करने जैसी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी अजनबी और असामान्य स्थितियों में फंसने से पहले अपनी मानसिक स्थिति और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही अंधेरे में किसी भी अजनबी के साथ जोखिम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी में डर अक्सर हमारी आस्थाओं और निर्णयों का परीक्षण करता है। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम फैक्स है और मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। यूं तो यह भारत का एक छोटा सा राज्य है, पर यहां पर सुंदर पहाड़, नदी, झील और बहुत सारे घने जंगल हैं। ये जंगल दिन में देखने में जितने सुंदर लगते हैं, रात में उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। मैं आपको अपनी 2 कहानियां बताने जा रहा हूं। यह पहली कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। अब तो वह इस दुनिया में नहीं है, पर जब वह जिंदा थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब वह जवान थे तो वह लोग ज्यादातर गांव में ही रहा करते थे।
और खेती करते थे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ के ज्यादातर लोग खेती ही किया करते हैं और पुराने जमाने में गांव के लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। दादाजी ने मुझे बताया कि जब वह लोग खेती करते थे तो रात को वहीं खेत में एक छोटे से बांस के बने घर में सोते थे और खेत की रखवाली करते थे ताकि कोई जंगली जानवर खेत में ना आ जाए। दादाजी ने बताया कि एक साल खेती का सीजन था। मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरा एक छोटा भाई, हम लोग खेत में ही काम कर रहे थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी मदद के लिए बुला लिया था। हमने दिन भर खेत में काम किया और फिर शाम को घर जाते वक्त मेरे पापा ने कहा, आज तुम्हें खेत में ही सोना है और फसल का ध्यान रखना है। मुझे खेत में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि पापा ने कहा था इसीलिए मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने अपने साथ एक दोस्त को भी वहीं रुकने के लिए बोला और वह मान गया। शाम के शायद 6 या 7 बजे थे। हम दोनों बहुत थक गए थे। रात में हम दोनों अकेले ही थे, इसीलिए हमने शराब पी, ये सोचकर कि शायद कुछ थकान उतर जाए। हम दोनों खेत में बने घर के बाहर बांस से बनी एक चारपाई पर बैठे थे। मेरा दोस्त पता नहीं पीते पीते कब सो गया। शायद वह बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा और मैं वहीं एक कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। मैं वहां खड़ा बीड़ी पी ही रहा था कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। पहले ऐसी हवा नहीं चल रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई खेत में चल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त टॉयलेट जाने के लिए उठा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खेत में पानी भरा था और कुछ ही मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई खेत में भरे पानी में चल रहा है। अब भी मुझे यही लगा कि शायद वह मेरा दोस्त ही है, क्योंकि इतनी रात वहां कोई और नहीं आ सकता था। मैंने उसे आवाज देते हुए पूछा, तुम उठ गए क्या? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर उस तरफ देखा जहां वह सो रहा था, तो देखा कि वह तो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। मेरे दिल में उसी वक्त बहुत ज्यादा डर आ गया। अगर वह वहां सो रहा था तो फिर बाहर कौन था? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं खेत में घुस आया था? मैंने एक डंडा उठाया और खेत के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे वह दिखाई दिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, एक लंबा सा आदमी इतनी तेजी से वहां से भागा जैसे कोई तेज जानवर हो, और भागते हुए उसने एक बड़े से पेड़ के ऊपर छलांग मारी और एक झटके में पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गायब हो गया। ऐसा करना किसी इंसान के बस का नहीं था। मैं कुछ सेकंड्स तक उसी तरफ देखता रहा, मानो कि मैं बर्फ की तरह जम गया हूं। फिर उसी वक्त मुझे दूसरी तरफ से किसी के दौड़ने की आवाज आई। वह मेरा दोस्त था, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहां चले गए थे, क्या हुआ? मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, जब वह सो रहा था तब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ चारपाई पर लेटा हुआ है। पहले तो उसे लगा कि वह मैं हूं, लेकिन कुछ देर बाद वह जो कुछ भी था एक अजीब सी आवाज निकालने लगा, बिल्कुल किसी सूअर की तरह। उसे लगा कि मैं नींद में खर्राटे मार रहा हूं और उसने मुझे जोर से हिलाया, पर वह जो भी था जरा सा भी नहीं हिला, जैसे कोई चट्टान हो। फिर मेरे दोस्त ने जब उठकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस इंसान का चेहरा पूरी तरह बालों से भरा था और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वह उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वह देख के जब उसके मुंह से चीख निकली तो वह शैतान इतनी तेजी से वहां से भागा कि कोई नॉर्मल इंसान भाग ही नहीं सकता था। यह सब सुनकर मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया था। हम दोनों उसी वक्त वहां से भागे और जल्दी से अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचकर आते हुए उसने मुझसे पूछा, वह क्या था? मैंने कहा, पता नहीं, हम दोनों ने एक ही शैतान को देखा था। शैतान इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंसान तो वह पक्का नहीं था। पता नहीं, अगर उस दिन मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी होती तो वह हमारे साथ क्या करने वाला था। हम दोनों ने अपने घर वालों को भी सारी बात बताई और उस दिन के बाद से हमने खेत में अकेले सोना बंद कर दिया। यह जो दूसरी कहानी मैं बताने जा रहा हूं, यह भी बिल्कुल सच्ची है। मैं जब 7 साल का था तब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने गांव दादा दादी जी के पास गया था। गांव में हमारे घर के पड़ोस में एक और घर था जिसमें एक बूढ़ा आदमी और औरत रहते थे। वह दोनों वहां अकेले ही रहते थे क्योंकि उनके बच्चे ज्यादातर शहर में ही रहते थे। जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचा उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। शाम को दादा दादी, मैं और मेरी मम्मी हम सब आग जलाकर बैठे हुए थे।
कुछ देर बाद जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे, हमारे पड़ोस से चिल्लाने की आवाज आने लगी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी हमारे घर पर वह पड़ोस वाला बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे दादा को बुलाया और जल्दी से अपने घर ले गया। सुबह जब मैंने अपनी दादी से पूछा कल रात क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कल शाम को उन दोनों को रात में अपने खेत से वापस आने में बहुत देर हो गई थी। वे दोनों बहुत भीग चुके थे, इसलिए दोनों ने जल्दी से आग जलाई। फिर कुछ देर बाद जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, उन्हें सुनाई दिया कि कोई सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। हमारे गांव के घर जमीन से ऊपर बने होते हैं, करीब 6 फीट ऊपर, इसलिए घर में जाने के लिए हर घर में सीढ़ी लगी होती है। तो उन्होंने सुना कि कोई सीढ़ी से होते हुए ऊपर आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद गांव का ही कोई आदमी है, और जैसे ही दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक काला सा इंसान, देखने में बिल्कुल किसी परछाई जैसा, जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सीधा उनके सामने आकर बैठ गया। जब वह आकर बैठा तब वह दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दोनों किसी पुतले की तरह वहां बैठे थे। वह जो कोई भी था या जो कुछ भी था, वह करीब 10 मिनट तक वहीं बैठा रहा और फिर वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद वह दोनों नॉर्मल हुए। नॉर्मल होते ही उस बूढ़ी औरत ने एक जोर की चीख मारी और फिर वह बेहोश हो गई। जब मेरे दादाजी ने वहां जाकर देखा तो उनके घर में वाकई में कीचड़ से आए हुए पैरों के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं। ये देखकर सब डर गए। फिर अगले दिन वह औरत बहुत ज्यादा बीमार हो गई। पूजा वगैरह भी करवाई गई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाए और उसकी मौत हो गई। मैं आज भी उस बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं कि वह क्या था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी प्रकृति और अनजान रास्तों से खेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से बाहर होता है। अपने आसपास के खतरों को नजरअंदाज करना कभी भी सही नहीं होता। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी। मेरा नाम साहिल है। आज से 2 साल पहले मेरी मौसी का लड़का एक एक्सीडेंट में मारा गया था। हमारे मराठी परिवार में जब किसी की मौत होती है तो उस दिन से लेकर अगले 12 दिनों तक घर में पूजा पाठ करवाया जाता है। इसलिए इन 12 दिनों तक मैं अपनी मौसी के घर में ही था। मौसी का घर बहुत बड़ा था। मुझे और मेरे मामा के लड़के को एक अलग रूम दिया गया था। हम दोनों रात में बहुत लेट सोया करते थे। तीसरे दिन के बाद हर रोज रात 3 बजे हमें हमारे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती थी। अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोज रात को किसी के चलने की आवाज आती। 9वें दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम कल सुबह सबसे पूछेंगे कि रात को हमारे कमरे के पास कौन चलता है। जब सबसे पूछा तो सबका एक ही जवाब था, मैं नहीं था। फिर 10वें दिन हर रोज की तरह रात को 3 बजे चलने की आवाज आनी शुरू हो गई। ठीक उसी वक्त मेरा भाई, मतलब कि मेरे मामा का लड़का, टॉयलेट के लिए गया हुआ था और मैं कमरे में अकेला था। मैं डर गया। उस वक्त लाइट भी बंद थी। हल्की सी लाइट एक कोने में लगी हुई थी। मैं भागने के लिए बिस्तर से उठा ही था कि उसी वक्त वह चलने की आवाज एक जगह पर आकर रुक गई। तब तो मैं और ज्यादा घबरा गया। और उसी वक्त मेरी मौसी का लड़का, जो 10 दिन पहले एक्सीडेंट में मरा था, वह मेरी आंखों के सामने एक कोने में खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने देखा कि उसके कपड़े बुरी तरह से फटे थे और वह बुरी तरह से घायल था, ठीक वैसे ही जैसे एक्सीडेंट के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। मैं इतना डर गया था कि चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने हल्के से मेरा नाम लिया, साहिल, और मैं वहीं डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने उस बारे में मामा के लड़के को भी बताया। हम दोनों फिर उस रूम में कभी सोने नहीं गए। 12वें दिन सुबह मेरे मामा रो रहे थे। उन्होंने बताया कि कल रात ठीक 3 बजे उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। मामा ने कहा, मैं हॉल में ही सोया हुआ था। मैंने नींद से उठकर हल्के से सेफ्टी डोर खोला तो देखा कि मेरी मौसी का लड़का प्रणीत आया था। मामा ने बताया, मैंने उसे अंदर कमरे में लिया। हमने खूब सारी बातें की और फिर ठीक 4:30 बजे वह घर से निकला और कहने लगा, अब मैं मां से मिलने जा रहा हूं। वह चला गया और मैं फिर से सो गया। लेकिन 4-5 मिनट बाद मेरी आंखें खुली। मुझे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो हुआ वह हकीकत थी या सपना।
मेरी आंखें इतनी नींद में थीं जैसे कि मैं 7-8 घंटे की नींद के बाद उठा हूं। यह सब सपना था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दोपहर में मौसी ने भी बताया कि प्रणीत मेरे सपने में आया था और मुझसे बातें करके चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि मौत के बाद भी कभी कभी हमारे आसपास की आत्माएं अपनी उपस्थिति महसूस करवा देती हैं और हमें उन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा अक्सर उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी हम समझते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? कोई औरत कबूतर खा रही है तो कोई उल्टे पैर लेकर ट्रेन में चढ़ रही है, कोई अपने चाचा के घर का रास्ता पूछ रही है तो कोई डॉक्टर से अपनी मौत का बदला लेना चाह रही है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा, यह डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।